कोटपुतली में मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद थे। ये वो लोग थे जो सदियों से नस्ल दर नस्ल इस इलाके में आबाद थे। इनके आबा और अजदाद ने इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर दोस्ती और सलामती का ये दीन इख्तियार किया। लेकिन सदियों की तारीख ये भी शहादत फराहम करती थी कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले ये लोग मसाइब और मुश्किलात का शिकार थे। तंग नजर हिंदुओं ने उनका जीना हराम कर रखा था। नस्ली फसादात हिंदुस्तान में रोज का मामूल बन चुके थे। इन फसादात में ज्यादा नुकसान मुसलमानों का ही होता, ज्यादती का शिकार भी वही होते थे और कार्रवाई भी उन्हीं के खिलाफ होती थी। पुलिस उनकी फरियाद सुनने के बजाय हमलावर हिंदुओं का साथ देती। क़याम पाकिस्तान के बाद तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का जीना और भी दुश्वार हो गया था। उन्हें पाकिस्तान के ताने दिए जाते थे और हिंदुस्तान छोड़ जाने को कहा जाता। इन मुसलमानों पर पाकिस्तान का एजेंट और जासूस होने का इल्जाम लगाना तो आम सी बात थी। कोटपुतली में उस वक्त कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। मैं चूंकि मुसलमान था और मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान से अगवा करके लाया गया था और मेरे अगवा के पीछे जो मकासद कार फरमा थे वो हासिल नहीं हुए थे, उसके बरक्स मैं उनके लिए वबाले जान बन गया था और पे दर पे उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। इसलिए मुझे पाकिस्तानी दहशतगर्द करार दिया गया था। पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते उन्होंने फर्ज कर लिया था कि मुझे मुसलमानों की हिमायत और हमदर्दियां हासिल हैं। मुसलमान मुझे पनाह देते हैं, इसलिए पुलिस अब तक मुझे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। इस हवाले से अब तक कोटपुतली के मुसलमानों को भी तंग किया जा रहा था। मुसलमानों के घरों पर छापे मारे जा रहे थे, जबरदस्ती उनके घरों में घुसकर तलाशी ली जाती थी और उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता था। कोटपुतली के वो मुसलमान जिनके दूर और करीब के कोई अजीज पाकिस्तान में थे, उन्हें ज्यादा परेशान किया जा रहा था। पुलिस को यकीन था कि मैं किसी मुसलमान घराने में पनाह लिए हुए हूँ। उस रोज भी अखबार में एक ऐसी ही खबर छपी थी। पुलिस ने एक मुसलमान घराने में घुसकर तलाशी ली थी और तोड़फोड़ की थी। एहतजाज करने पर घर वालों को जदोकूब किया गया और पुलिस वाले एक नौजवान लड़की को उठाकर ले गए। और फिर अगले दिन अखबार में ये खबर भी छपी कि पुलिस जिस लड़की को पूछगिछ के लिए ले गई थी, उसने पुलिस हेडक्वार्टर की तीसरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अखबार ने ढके छुपे अल्फाज में एक और स्टोरी भी लिखी थी, जिससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि उस लड़की के साथ ज्यादती की गई थी। पुलिस ने अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए उसकी लाश तीसरी मंजिल से फेंक दी और बयान जारी कर दिया कि उसने पूछगिछ से बचने के लिए खिड़की से छलांग लगाकर खुदकुशी की। और मजीद सितम यह कि लड़की के एक कमसिन भाई और माँ बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोई इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं था, लेकिन मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैं अब खामोश नहीं रह सकता था। मैंने फोन का रिसीवर उठाया, फिर कुछ सोचकर रिसीवर रख दिया और रत्ना को अभी आया कहकर बंगले से बाहर आ गया। सड़क के मोड़ पर जहां से मैं अखबार और छोटी मोटी जरूरत की चीजें भी लाया करता था, वहां एक पब्लिक टेलीफोन बूथ भी था। जब मैं वहां पहुंचा तो एक औरत बूथ में खड़े फोन पर बात कर रही थी। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो बाहर निकली तो मैं बूथ में चला गया। रिसीवर उठाकर सिक्के डाले और पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर मिलाया। नंबर तलाश करने के लिए मुझे कोई जतन नहीं करना पड़ रहा था। सामने ही एक लिस्ट लगी हुई थी जिस पर अहम मकामात के फोन नंबर लिखे हुए थे। कॉल फौरन ही रिसीव कर ली गई। मैंने कहा, मैं दहशतगर्दों के बारे में एक इत्तला देना चाहता हूँ, किसी जिम्मेदार ऑफिसर से बात करवाओ। 1 सेकंड के बाद एक और भारी आवाज सुनाई दी, यस, मैं इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम नाजी है। मैं वो हूँ जिसकी तुम लोगों को तलाश है। तुम लोग मेरी तलाश की आड़ में बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हो। उन लोगों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने किसी मुसलमान के घर में पनाह नहीं ले रखी। जिस लड़की को तुम लोगों ने मौत के घाट उतारा है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। उसके माँ बाप भी बेगुनाह हैं। बेला अभी तक इस शहर में मौजूद है। उस तक मेरा पैगाम पहुंचा दो, वो बेगुनाहों पर जुल्म न करे। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। मैं अब तक फरार के रास्ते तलाश कर रहा था, लेकिन अब मैं यहीं रहूंगा और अगर आज के बाद कोई ऐसा वाकया दोहराया गया तो इसका नतीजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ से हेलो हेलो कहा जाता रहा, लेकिन मैंने फोन बंद कर दिया और बूथ से निकल गया। करीब ही 5 सिगरेट का कैबिन था। मैंने 2 पान खरीदे और वापस चल पड़ा। रत्ना को जब मैंने फोन के बारे में बताया तो वो बहुत नाराज हुई। उसने कहा, क्या जरूरत थी सोए हुए कुत्तों को जगाने की? अगर उन्हें पता चल गया कि फोन कहां से किया गया है तो वो इस पूरे इलाके को घेरे में ले लेंगे। मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा। मैंने बहुत मुख्तसर बात की थी और फोन बंद कर दिया था। उन्हें ये मालूम करने का मौका ही नहीं मिला होगा कि कॉल कहां से की गई। हम देर तक अखबार में शाया होने वाली उस खबर के हवाले से उस बेगुनाह लड़की की मौत और उसके घर वालों पर पुलिस के जुल्म के बारे में बातें करते रहे। उसी शाम अंधेरा फैलने के थोड़ी देर के बाद एक कार बंगले के सामने रुकी तो मैं चौंक गया। मेरे जहन में शुबहात सर उभारने लगे। कहीं पुलिस तो नहीं पहुंच गई, मगर मेरा शुबा बेबुनियाद निकला। वो सुमित्रा थी और उसके साथ रूप सुहाय था। सुमित्रा उसे हमसे मिलाने के लिए ही लाई थी।
रूप सुहाय हमसे मिलकर बहुत खुश हुआ, लेकिन रत्ना को देखकर उसकी आंखों में उलझन तैर गई। वो पुरसोच अंदाज में बोला, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। ओ हाँ, याद आया, माउंट अबू में शायद किसी रेस्टोरेंट में। रत्ना के चेहरे का रंग भी बदल गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। रत्ना ने कहा, मैं वहां जाती रहती हूँ, हो सकता है कभी आमना सामना हो गया हो। ये कहकर वो किचन में चली गई। मुझे भी रूप सुहाय का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। हो सकता है उसे माउंट अबू में ही कहीं देखा हो। रत्ना चाय बना कर ले आई। मैंने उठते हुए कहा, राणा रणबीर सिंह शायद बाहर गाड़ी में ही बैठा है, मैं उसे चाय देकर आता हूँ। सुमित्रा ने कहा, राणा हमारे साथ नहीं है, वो आज सुबह अपनी बहन से मिलने के लिए जयपुर चला गया है, परसों शाम तक वापस आएगा। वो दोनों रात 10 बजे तक रहे, खाना भी हमारे साथ खाया। रूप सुहाय ने कहा था कि अगर हमें कोई तकलीफ हो तो हम बिला तकल्लुफ उससे कह दें। उनके जाने के बाद हम देर तक उसके बारे में बातें करते रहे। वो शायद रत्ना को पहचान गया था कि माउंट अबू में उसे प्रेम निवास रेस्टोरेंट में देखा था, मगर उसने अपनी बात पर जोर नहीं दिया। 2 दिन गुजर गए और फिर 11 बजे के करीब एक गाड़ी बंगले के सामने रुकी। उस वक्त बरामदे का बल्ब भी बुझा हुआ था। मैंने रत्ना को इशारा किया और खामोशी से बाहर निकल गया। उस वक्त कॉल बेल की आवाज गूंजी। वो राणा रणबीर सिंह था। उसका इस वक्त आना बिला मकसद नहीं हो सकता था। हो सकता है सुमित्रा ने उसे किसी खास वजह से भेजा हो। मैंने उसे गेट खोलकर अंदर बुला लिया। रत्ना भी उसे देखकर चौंके बगैर न रह सकी। मैंने अंदर आकर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा, कोई खास बात? उसने कहा, 2 दिन पहले मैं जयपुर में था, वहां से माउंट अबू चला गया। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ देवी जी। उसने जेब से एक लिफाफा निकाल कर रत्ना की तरफ बढ़ा दिया। रत्ना ने लिफाफा खोला तो उसमें 2 फोटो बरामद हुए। रत्ना का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ, ये क्या है? रत्ना की ऊपर वाली रंगीन तस्वीर माउंट अबू के प्रेम निवास रेस्टोरेंट के ड्रेस में थी। सीने पर रेस्टोरेंट का बैज भी लगा हुआ था। ये तस्वीरें देखकर मेरी कनपटियां सुलग उठी और पूरे जिस्म पर च्यूंटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई। मुझे समझने में देर न लगी कि राणा रणबीर सिंह इस वक्त यहाँ क्यों आया था और ये तस्वीरें हमें क्यों दिखाई गई थी। मैंने जब गेट खोलकर उसे अंदर आने की इजाजत दी थी तो मैंने अपना पिस्तौल जेब में डाल लिया था। मैंने पिस्तौल निकालने के लिए जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर राणा रणबीर मुझसे ज्यादा चालाक और फुर्तीला साबित हुआ। उसने बड़ी तेजी से अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया। उसके हलक से भेड़िए जैसी गुर्राहट निकली। नहीं नाजी साहब, तुम कोई गलत हरकत नहीं करोगे। मेरा ये पिस्तौल शोर मचाना भी पसंद नहीं करता। अपनी जगह पर खड़े रहो। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे और सनसनी की लहर पूरे जिस्म में फैलती चली गई। मैं बेहिस्सो हरकत खड़ा राणा रणबीर सिंह की तरफ देखता रहा। सूरत हाल अगरचे खासी संगीन थी, लेकिन मैं खौफजदा नहीं था। खौफ का लफ्ज तो मैंने अरसा पहले अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया था। उस वक्त राणा के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझ पर जो वहशत सी तारी हुई थी, उसे मैंने फौरन ही जहन से झटक दिया और लहजे को पुरसुकून रखने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या मजाक है राणा? वो बोला, ये मजाक नहीं है मिस्टर नाजी, ये पिस्तौल असली है, इसमें 11 गोलियां हैं। तुम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि तुम दोनों इस वक्त मेरे रहमो करम पर हो। मैंने कहा, इसमें कोई शुबा नहीं कि हम इस वक्त तुम्हारे रहमो करम पर हैं, लेकिन ये मजाक मुझे पसंद नहीं। रूप सुहाय को पता चलेगा तो वो तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकाल देगा। ये पिस्तौल हटाओ सामने से। मैं तुम्हारी इस हरकत को मजाक समझकर भूल जाऊंगा और रूप सुहाय से इसका कोई जिक्र नहीं करूंगा। वो फिर बोला, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मजाक नहीं है मिस्टर नाजी। मैंने कहा, तुम मुझे बार बार इस नाम से क्यों पुकार रहे हो? तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? वो बोला, मुझे ना तो कोई गलत फहमी हुई है और ना ही मैं किसी खुश फहमी में मुब्तला। तुम्हें भी इस हकीकत का एतराफ कर लेना चाहिए कि तुम वही पाकिस्तानी आतंकवादी हो जिसे पूरे हिंदुस्तान की पुलिस तलाश कर रही है, और ये तुम्हारी दोस्त रत्ना है, माउंट अबू में प्रेम निवास रेस्टोरेंट की साबिक वेट्रेस। तुम दोनों इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। मेरे पास तुम्हारे नाजी और इसके रत्ना होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। रत्ना के बारे में इंकशाफ ने भी मुझे चौंका दिया था। मैंने कहा, फिर तो तुम वाकई बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हो। अगर हम वो होते जो तुम समझ रहे हो तो रूप सुहाय जैसा कट्टर देश परस्त आदमी हमें अपने घर में एक लम्हे को भी टिकने न देता। और सुमित्रा देवी, वो देश के दुश्मनों को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अगर हम आतंकवादी होते तो वो पहले ही रोज हमें पुलिस के हवाले कर देती। वो बोला, मैं अपना रास्ता खुद ही बना लूंगा और अब बहस बंद। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो जाओ। मुझे मालूम है तुम्हारे पास पिस्तौल है। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मेरे इस पिस्तौल की गोली कोई आवाज पैदा किए बगैर तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर देगी। मैं गहरा सांस लेते हुए खड़ा हो गया। वो ऊपर से घूमकर मेरे पीछे आया और मेरी जेब से पिस्तौल निकाल कर मेरे लिबास को थपथपाकर ये इत्मीनान कर लिया कि मेरे पास कोई और हथियार तो नहीं। उसे यकीनन इस बात का इल्म नहीं था कि रत्ना के पास भी एक अदद पिस्तौल मौजूद है।
अब ये तो मुझे मालूम नहीं था कि वो पिस्तौल उस वक्त रत्ना के लिबास में कहीं छुपा हुआ था या कहीं और रखा हुआ था। मेरे पिस्तौल पर कब्जा करने के बाद राना एक बार फिर सामने आ गया। मेरे वाला पिस्तौल उसने पतलून की जेब में डाल दिया और मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। राना ने रत्ना को मुखातिब करते हुए सोफे पर पड़ी हुई चादर की तरफ इशारा किया। बोला, वो चादर उठाकर उसकी पट्टियां फाड़ो और अपने साथी के हाथ पुश्त पर बांधो। रत्ना खुशमगी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए दूसरे सोफे की तरफ बढ़ गई जिस पर चादर पड़ी हुई थी। राना ने मुझे अपने पिस्तौल की जद पर ले रखा था। उसे शायद रत्ना की तरफ से ज्यादा खतरा नहीं था। रत्ना ने चादर उठाकर उसे इस तरह झटका कि वो फैल कर रत्ना के जिस्म पर लिपट गई और उसका एक कोना रत्ना के कंधे पर अटक गया। रत्ना उल्टे हाथ से चादर को खींचने लगी। उसका दायां हाथ चादर में छुपा हुआ था और फिर दूसरे ही लम्हे कमरे की फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। रत्ना का पिस्तौल उसके लिबास में ही छुपा हुआ था और चादर की आड़ में उसे पिस्तौल निकालने का मौका मिल गया था। गोली राना के सर के करीब से गुजर गई। फायर की अचानक आवाज से वो उछल पड़ा। मैंने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। हवा में उड़ते हुए मेरे पैर की ठोकर राना के पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। वो खुद भी लड़खड़ा गया था। वो एक लम्हे को बदहवास हो गया और इससे पहले कि वो संभल सकता, मैं उस पर पलट पड़ा। राना पुश्त के बल नीचे गिरा। मैं उसके सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथ उसकी गर्दन पर दबा दिए और अंगूठों से उसका नरखरा दबाने लगा, मगर राना ने मुझे पैरों पर उछाल दिया। मैं उल्टी कलाबाजी खाता हुआ एक सोफे से टकराया। राना बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। मैंने भी संभलने में ज्यादा देर न लगाई। राना लंबा तड़ंगा आदमी था और मुझसे ज्यादा ताकतवर था। उसने गालिबन लड़ाई की तरबियत भी हासिल कर रखी थी और ये बात मैं जानता था कि अगर मैं उसके हाथ आ गया तो वो मेरी हड्डियों का सुरमा बना देगा। उसने हमारे हवाले से न जाने क्या क्या मंसूबे बनाए थे, लेकिन शिकार हाथ से निकलते देखकर वो बिफर गया। रत्ना ने उसे पिस्तौल की जद में लेकर वार्निंग दी थी, लेकिन वो इस धमकी की परवाह किए बगैर मेरी तरफ लपका। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसकी जद से बचाया और पलटकर उस पर हमला कर दिया। वो भी बड़ी तेजी से पलटकर मुझ पर हमलावर हुआ था। उसका घूंसा वजनी हथौड़े की तरह मेरे जबड़े पर पड़ा। मेरा दिमाग झंझना उठा। संभलने की कोशिश के दौरान मेरे कंधे पर एक और घूंसा पड़ा। मैं बेइख्तियार कर राह उठा और नीचे झुकता चला गया। राना ने मुझे उठाकर पटक दिया और बड़ी फुर्ती से पलटकर मुझ पर ठोकरें बरसाने लगा। रत्ना मुसलसल चीख चीख कर उसे वार्निंग दे रही थी, गोली मार देने की धमकी दे रही थी, लेकिन राना पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो सांड की तरह बिफर गया था। उसकी एक ठोकर मेरी पसलियों पर लगी। मैं चीख उठा। मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया और उसे अगली ठोकर मारने का मौका नहीं दिया। मैंने बड़ी फुर्ती से उसका पैर पकड़कर मरोड़ दिया। वो एक पैर पर नाच कर रह गया और फिर धड़ाम से नीचे गिरा। ये रत्ना की बदकिस्मती थी कि राना उसके करीब गिरा था। रत्ना ने उससे बचने के लिए तेजी से पीछे हटने की कोशिश की थी, मगर राना ने उसकी टांगों को अपनी बाहों की लपेट में ले लिया। रत्ना चीखती हुई नीचे गिरी। राना ने एक जोरदार झटके से मेरी गिरफ्त से अपना पैर भी छुड़ा लिया और वो सांप की तरह पलटकर रत्ना से लिपट गया। रत्ना ने अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए अपना पिस्तौल दूर उछाल दिया, मगर वो खुद पूरी तरह राना की गिरफ्त में थी। राना उसे रगेदता रहा और वो चीखती रही। मैं अभी तक अपने हवास पर काबू नहीं पा सका था। सीने पर लगने वाली राना की ठोकर से मेरा सांस घुट रहा था और दर्द की लहरें पूरे सीने में फैलती जा रही थीं। रत्ना की चीखें सुनकर मैंने अपने आप को संभाला और अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर राना पर छलांग लगा दी और उसे सर के बालों से पकड़कर पीछे खींचने लगा। ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर हम दोनों में से कोई एक भी राना के काबू में आ गया तो फिर हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक हाथ से राना को बालों से पकड़कर पीछे खींचता रहा और दूसरे हाथ से उस पर घूंसे बरसाता रहा। मेरी कोशिश रायगा नहीं गई। मैं राना को पीछे खींचने में कामयाब हो गया और रत्ना उसकी गिरफ्त से निकल गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे राना भैंसे की तरह डकराता हुआ पीछे की तरफ पलटा और मुझे रगेदता हुआ दूर तक ले गया। अब मैं राना की गिरफ्त में था। वो मेरे सीने पर चढ़ गया और दोनों हाथों से मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी गर्दन आहनी शिकंजे में जकड़ी गई हो। मेरा सांस घुटने लगा। ये सूरत हाल देखकर रत्ना तेजी से आगे लपकी। राना ने लेटे ही लेटे उसके पेट पर लात रसीद कर दी। वो चीखती हुई दोहरी हो गई। राना उठकर मुझसे लिपट गया। वो मुझे जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ ही मेरे पेट में जोरदार घूंसे भी रसीद कर रहा था और फिर एक मौका मुझे भी मिल गया। मैंने सीधा हाथ उसकी गर्दन पर लपेट दिया। ये मेरा पसंदीदा दाव था। आज तक मेरा कोई हरीफ मेरे इस दाव से बच नहीं सका था। राना की गिरफ्त पर मेरे बाजू का शिकंजा सख्त होता गया। राना ने अब मज़ाहमती अंदाज इख्तियार कर लिया था। वो अपनी तमाम तर कुव्वत मेरी गिरफ्त छुड़ाने पर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मेरी ये गिरफ्त ऐसी नहीं थी कि उसे आसानी से छुड़ाया जा सकता। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाई करते हुए दीवार के करीब पहुंच गए थे।
मैंने दोनों पैर दीवार के साथ टिका लिए। इस तरह मुझे ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। मैंने उसकी गर्दन को यक के बाद दीगरे 2-3 झटके दिए। तीसरे झटके पर कड़क की आवाज उभरी। उसके हलक से निकलने वाली चीख घुट कर रह गई। मैंने एक और जोरदार झटका दिया। राना बुरी तरह पैर पटक रहा था। उसके पैरों की रगड़ से कालीन भी सिमट गया। सूरत हाल ऐसी थी जैसे किसी भैंसे के गले पर छुरी चलाकर उसे काबू में रखने की कोशिश की जाए। मैंने बाजू की गिरफ्त उस वक्त तक ढीली नहीं की जब तक उसकी मुदाफियत बिल्कुल खत्म नहीं हो गई, और फिर एक झटके से उसे कालीन पर फेंक दिया। वो कुछ देर तड़पा और फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। मैं सोफे पर बैठकर हाँपने लगा। उस अरना भैंसे की गर्दन मरोड़ने के लिए मुझे दांतों पसीना आ गया था और सांस फूल गया था। रत्ना एक तरफ खड़ी अजीब सी नजरों से कभी राना की लाश को और कभी मेरी तरफ देखती। मैं तकरीबन 5 मिनट के बाद अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। मैंने रत्ना से पानी मंगवा कर पिया और उठकर राना की लाश का मुआयना करने लगा। उसके लिबास की तलाशी लेते हुए मैंने उसकी पतलून की जेब से अपना पिस्तौल भी निकाल लिया। ये पिस्तौल उसने शुरू में ही कब्जे में लेकर अपनी जेब में डाल लिया था। बाद में उसका अपना पिस्तौल तो छिन गया था, लेकिन उसे ये पिस्तौल इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला था। रत्ना ने कालीन पर पड़ी हुई चादर उठाकर लाश पर डाल दी और किचन की तरफ चली गई। मैं कमरे के बाथरूम में आ गया और नल खोलकर मुंह पर पानी के छपके मारने लगा, और फिर मैंने अपना सर नलके के नीचे कर दिया। ठंडे पानी से दिमाग की तपिश कुछ कम हुई। मैं तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर आ गया। रत्ना भी चाय के 2 कप लिए किचन से निकल रही थी। चाय पीते हुए मेरी नजरें कॉफी टेबल पर रखी हुई रत्ना की तस्वीरों की तरफ उठ गईं। मैंने प्रेम निवास रेस्टोरेंट के ड्रेस वाली तस्वीर उठाई। ये रंगीन तस्वीर रेस्टोरेंट के काउंटर के सामने खींची गई थी। काउंटर के पीछे कोई नहीं था, अलबत्ता पीछे की अलमारी नजर आ रही थी जिसमें क्रॉकरी थी। तस्वीर में रत्ना की कमीज पर लगा हुआ रेस्टोरेंट का मोनोग्राम भी साफ नजर आ रहा था। मैंने तस्वीर में इस पर रखते हुए रत्ना की तरफ देखा, कहा, हैरत है, इन लोगों ने इस रेस्टोरेंट से तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की, लेकिन किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया कि होटल की इंतजामिया या किसी मुलाजिम के पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी होगी। अगर ये तस्वीर पुलिस के हाथ लग जाती तो अब तक कई अखबारात में छप चुकी होती। रत्ना ने कहा, होटल की इंतजामिया या किसी और के पास मेरी कोई तस्वीर नहीं। मैंने कहा, तो फिर ये तस्वीर कहां से आ गई? रत्ना ने कहा, मेरी ये तस्वीर तकरीबन 1.5 साल पहले सुजाता ने खींची थी। सुजाता रहती भी मेरे साथ ही थी, लेकिन 1 साल पहले वो नौकरी छोड़कर अहमदाबाद चली गई। मैंने कहा, लेकिन राना ने बताया था कि उसने ये तस्वीर रेस्टोरेंट की एक पुरानी मुलाजिमा से हासिल की थी। रत्ना बोली, इस बात ने मुझे भी उलझन में डाल रखा है। हो सकता है सुजाता मेरे वहां से फरार के बाद वापस आ गई हो और इत्तेफाक से राना से उसकी मुलाकात हो गई हो। इस तरह ये तस्वीर राना के हाथ लग गई। मैंने कहा, हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। वो बोली, इस लाश का क्या करना है? मैंने कहा, लाश को ठिकाने लगाने के सिलसिले में एक ही बात समझ में आती है, इसे कार की डिक्की में डालकर कार को कहीं दूर छोड़ दिया जाए। वो बोली, क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी ने कार को इस बंगले की तरफ आते हुए देख लिया हो? बाद में ये कार कहीं से मिलेगी तो पुलिस तफ्तीश करती हुई यहाँ तक भी पहुंच जाएगी। मैंने कहा, ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। वो बोली, उस मुसलमान लड़की के पुलिस के हाथों कत्ल के बाद जब से तुमने टेलीफोन पर पुलिस को धमकी दी है, उसके बाद से पुलिस की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जगह जगह चेकिंग हो रही होगी। लाश को कार की डिक्की में डालकर बाहर निकलना खतरनाक होगा। मैंने कहा, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हम इस लाश को यहाँ तो नहीं रख सकते। मेरा ख्याल है लाश को ठिकाने लगाने का काम आधी रात के बाद किया जाए। रत्ना जैसे चौंक कर बोली, एक बात और, ये कार शायद रूप सुहाई की है। कार जब कहीं लावारिस खड़ी मिलेगी और इसमें से लाश भी बरामद होगी तो पुलिस सबसे पहले रूप सुहाई ही से राब्ता करेगी। मैंने कहा, इस तरह भी बात हम तक नहीं पहुंचेगी। कार बाहर खड़ी है, मैं पहले उसे अंदर ले आऊं। मैं बाहर निकला तो रत्ना भी मेरे साथ ही थी। हम कुछ देर बरामदे में खड़े रहे। अभी तो 8 ही बजे थे। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि यहाँ आबादी बहुत छदरी थी। टीलों की वजह से बंगले एक दूसरे से काफी फासले पर थे। हमारे बंगले में रत्ना के हाथ से एक गोली भी चली थी और लड़ाई के दौरान चीखम धाड़ भी हुई थी। फायर की आवाज तो दूर तक गूंजी होगी, लेकिन किसी के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि गोली कहाँ चली। मैं गेट खोलकर बाहर आया। बंगलों में रोशनी हो रही थी, मगर कोई भी बंगला 150 गज से ज्यादा करीब नहीं था। मुझे आसपास किसी किस्म की सरगर्मी भी दिखाई नहीं दी। कार का दरवाजा लॉक नहीं था, चाबी भी मौजूद थी। मैंने कार में बैठकर इंजन स्टार्ट करने के बजाय रत्ना को बुला लिया और हम दोनों कार को धक्का लगाकर अंदर ले गए और गेट बंद कर दिया।